दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री में कोन का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इक्वेशन ऑफ हम इसके अंदर देखने वाले हैं राइट सर्कुलर कोन। और दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों सॉलिड ज्योमेट्री का 5th है और कोन का लेक्चर नंबर 1st है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर तक चीजें सब कुछ हमने स्फीयर पूरा का पूरा पढ़ लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। जितना आपने स्फीयर में देखा होगा बहुत ही अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे कोन का अगर डायग्राम देखोगे तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या बोलेंगे वर्टेक्स, और ये जो डायग्राम मैंने बनाया दोस्तों ये राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम बनाया है। और यहाँ पे ये जो एंगल, ये देखो ये जो लाइन दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों एक्सिस, और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों जनरेटर। और जनरेटर और एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसे हम अल्फा लेते हैं और जिसे हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। जो चीजें मैंने बोला उसे आप फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके अपने दिमाग में बिठा लेना। एंड देन दोस्तों इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं cos थीटा विच इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और सेम a2 के लिए भी हम करेंगे। तो इस तरह से हम ये यहाँ पे एबीसी जो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डीआरएस है। यहाँ पे एबीसी A1 B1 C1 ये डीआरएस दोस्तों आपको एक्सिस का दिख रहा होगा और दूसरा वाला डीआरएस आपको दोस्तों जनरेटर का दिख रहा होगा। और उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आराम से हम राइट सर्कुलर कोन का हम इक्वेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप 1 में कैसा है कि व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन, यहाँ पे जब हमें अल्फा का वैल्यू गिवन होगा तो हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन लिया है, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हमें किसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है दोस्तों राइट सर्कुलर कोन का। और इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हुज वर्टेक्स इज 1, -1, 2। तो देखो मैंने वर्टेक्स की जगह पे लिख दिया एंड एक्सिस इज द लाइन, एक्सिस का जो लाइन है हमने लिख दिया, ये हमारा एक्सिस का लाइन है। एंड दोस्तों सेमी वर्टिकल एंगल इज 45, ये भी हमने लिख दिया, सब कुछ हमने लिख दिया। अब हम इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 चीजें हमें चाहिए, डीआरएस एक्सिस का और डीआरएस जनरेटर का। उसके पहले दोस्तों आपको यहां पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है जनरेटर के ऊपर P x, y, z। तो लिख दो कि P x, y, z बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर। तो जनरेटर के ऊपर हमने एक पॉइंट कंसीडर कर दिया है। अब दोस्तों यहां पे मैं लेट P x, y, z बी एनी पॉइंट किसके ऊपर, ऑन दी जनरेटर। अब जनरेटर क्या होता है ये सब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हो गया जनरेटर। अब मुझे सबसे पहले मैं एक्सिस का डीआरएस निकालूंगा। एक्सिस का डीआरएस कैसे निकालोगे, एक्सिस डीआरएस ऑफ एक्सिस। अब मुझे बताओ एक्सिस का इक्वेशन दोस्तों आपका ये है, ये इक्वेशन है और उस इक्वेशन के नीचे जो वैल्यूज है वही एक्सिस का क्या है, आपका डीआरएस है। तो एक्सिस का डीआरएस दोस्तों क्या हो गया 2, 1, -2। डीआरएस ऑफ एक्सिस हमें मिल गया 2, 1, -2, ये हो गया हमारा। और दोस्तों अगर आपको वर्टेक्स नहीं दिया है तो आप यहां से भी वर्टेक्स निकाल सकते हो। देखो x माइनस दिया है, x माइनस जो भी होगा, देखो x -1 है तो 1 यहां पे पहला आया। y बीच में प्लस नहीं होना चाहिए, प्लस है तो इसे आप ऐसे कर दो माइनस ऑफ माइनस, तो यहाँ पे y -1 हो गया, तो यहाँ पे देखो -1 आ गया। देन z माइनस है, सही है, तो माइनस के बाद जो है वो हमारा आंसर है 2। तो इस तरह से आप यहाँ पे वर्टेक्स का वैल्यू निकाल सकते हो कभी भी अगर इक्वेशन में नहीं दिया है। अगर सपोज कभी इक्वेशन ऐसा है x/2 तो समझ जाना कि हमारा वहां पे जो वैल्यू है दोस्तों 0 है। अब यहाँ पे हमारा डीआरएस एक्सिस का हो गया। अब दूसरा मोटो है कि हमारा जनरेटर का डीआरएस निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं डीआरएस निकाल रहा हूं, डीआरएस ऑफ जनरेटर। अब देखो जनरेटर का डीआरएस निकालना बहुत इजी है, आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई भी 2 पॉइंट का अगर आपको डीआरएस निकालना है और अगर आपको दोनों पॉइंट अगर सपोज पता है, जैसे ये 2, 3, 1 है, ये 1, 2, 3 है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आ जाएगा। या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से आ जाएगा। तो डीआरएस निकालना बहुत ईजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। अब देखो मैं इसका डीआरएस निकाल रहा हूँ, या तो मैं देखो डीआरएस यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है O, तो मैं ओपी का डीआरएस अगर सपोज मैं निकाल रहा हूं तो मैंने या तो मैं इसे x -1 ले सकता हूं या तो 1 - x ले सकता हूं, पर मैं x आगे रख रहा हूं तो मैं क्या लूंगा x -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा x -1 कॉमा, दूसरा क्या लूंगा y माइनस ऑफ -1 मतलब y +1। तीसरा क्या लूंगा दोस्तों
z -2, तो यहां पे क्या हो गया तीसरा z -2। अब ये होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आपका जो फॉर्मूला है cos थीटा विच इज इक्वल टू ए बी एंड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है दोस्तों, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालने के लिए थीटा की जगह पे दोस्तों जो वैल्यूज है cos 45 का वो लिख दे रहा हूं। a1 क्या है दोस्तों, देखो ये अपना a1 है, ये अपना b1 है, ये अपना c1 है, ये अपना a2 है, b2 है, c2 है। बस इसी का रिक्वायरमेंट था। अब जस्ट वैल्यू फटाफट लिखो। अब अगर आप वैल्यूज लिखोगे दोस्तों तो a1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों x -1 को a2 के साथ। देन b1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, इसे किससे करना है y+1 के साथ। देन c1 का वैल्यू क्या है दोस्तों -2 है, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों z -2 के साथ। अब दोस्तों यहां पे अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे दोस्तों a1 मतलब 2 का स्क्वायर, देन इसके बाद b1 मतलब 1 का स्क्वायर। देखो इसमें एक फॉर्मूला भी बस एक ही याद रखना है, और c1 मतलब -2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख दिया हो। देखो -2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख दिया हो। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे a2 स्क्वायर मतलब x -1 का स्क्वायर, बस इसका कैलकुलेशन बहुत डेंजर होता है, प्लस b2 y+1 का स्क्वायर प्लस c2 z -2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। अब ये सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क है, बस ये आसानी से अगर आप सॉल्व कर लिए तो इसलिए कभी पेशेंस मत खोना। यहां तक हो गया, अगर लास्ट में बीच में स्टेप में कुछ रॉन्ग हो गया तो भी आपको ऊपर के स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। अब cos 45 का वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होता है। अब दोस्तों अगर मैं ऊपर के वैल्यूज को सॉल्व करूं, देखो फटाफट अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो देखो 2 × x क्या होगा 2x होगा, देन इसके बाद 2 × 2 2 होगा, देन इसके बाद 1 × y y होगा, 1 × 1 1 होगा, प्लस माइनस माइनस है, सपोज ये अब माइनस है, इसको समझो माइनस है, -2z हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों +2 2 सा क्या 4। तो ऊपर के सभी वैल्यूज लिख दिए। देखो इसका डायरेक्ट आंसर मैं निकाल रहा हूं, ये देखो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और 1 9, और इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। और ये अंडर रूट में जो भी है उसको अभी ऐसे ही रखे रहो, कुछ करो मत। x -1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर प्लस z -2 का स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहां पे 1/√2, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा होगा 2x, यहां पे आपको दिख रहा होगा y, और यहां पे क्या दिख रहा होगा 2z। तो देखो मैं लिख रहा हूं 2x प्लस y -2z। अब जो बचे हुए नंबर है दोस्तों 4 और 1 कितना होता है दोस्तों, 4 और 1 5, 5 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो 3 होगा, तो मतलब यहां पे क्या आएगा +3, और यहां पे मैंने लिख दिया ऊपर वाला पूरा नंबर लिख दिया। देन इसके बाद यहां पे देखो 3 है। अब दोस्तों यहां पे ये जो भी टर्म है x -1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस z -2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं ये वाला पार्ट इधर भेज रहा हूं, ये वाला पार्ट देखो मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये 3 अंडर रूट में जो भी है x -1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस z -2 का स्क्वायर इक्वल टू √2 वहां पे भेज रहा हूं। यहाँ पे क्या 2x प्लस y -2z प्लस 3। अब दोस्तों मुझे अगर ये रूट गायब करना है तो मुझे क्या लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर जब मैं लूंगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा x -1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर प्लस z -2 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये 2 हो जाएगा स्क्वायर आके, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 2x प्लस y -2z प्लस 3,
का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। आपको समझा? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। देखो इसका स्क्वायर हो गया, ये रूट था इसलिए यहाँ पे रूट कैंसिल हो गया, बस जो बचा ये भी रूट कैंसिल हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब आपको बहुत ही आराम से ये वाले टर्म को क्या करना होगा, एक्सपांड करना होगा, इस वाले टर्म को भी एक्सपांड करना होगा और फाइनली आपको अपना आंसर क्या करना होगा दोस्तों, लिखना होगा। अब देखो यहां पे बहुत ही आराम से आपको एक्सपांशन करना होगा। अगर थोड़ा भी एक्सपांशन में गड़बड़ किया तो आंसर रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अब देखो मैं 9 यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों। अब ये जो है देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। इसका अगर मैं करूं तो क्या आएगा दोस्तों, जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का डबल कितना हो जाएगा दोस्तों, 4z और प्लस 4। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, एक बार आप चेक कर लो। एक्स स्क्वायर 2x 1, वाई स्क्वायर 2y 1, जेड स्क्वायर 4z 4। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, इसका एक्सपांशन करना थोड़ा सा टेंशन का काम है, पर बहुत ही आसानी से मैं बता दे रहा हूं। देखो जब भी अगर 4 टर्म अगर स्क्वायर में आते हैं तो आपको उसका एक्सपांशन कैसे करना है, तो आप क्या करो, पहले चारों का स्क्वायर ले लो। चारों का स्क्वायर ले लो, मतलब देखो 4, अगर पहले वाले का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर लूंगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, तीसरे वाले का लूंगा तो 4z स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आपको? देखो a का स्क्वायर, हाँ यहाँ पे माइनस नहीं आएगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। ये सपोज हमारा a है, ये हमारा b है, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा c है और लास्ट वाला टर्म हमारा d है। तो c का वैल्यू माइनस में, तो माइनस का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको इसका स्क्वायर लेना है तो 9, 3 का स्क्वायर 9। मैंने पहले सभी का स्क्वायर ले लिया। अब सभी का स्क्वायर लेने के बाद देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दोस्तों 2x, b का वैल्यू क्या है दोस्तों y, c का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस 2z एंड d का वैल्यू क्या है दोस्तों 3। ये याद रखना। अब दोस्तों इसके बाद देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है पता है, जैसे ये देखो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। अब आपका ये हो गया तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेना है और a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को d से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो a को b से तो यहाँ पे ab, फिर यहाँ पे 2 a को किससे करना है c से तो ac, फिर 2 a को किससे करना है d से। तो पहले ये 3 टर्म इसके बाद फाइंड आउट करो। अब देखो 2 है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है b से, अगर ये दोनों को करेंगे तो यहाँ पे a है और यहाँ पे दोस्तों क्या b है। देन इसके बाद अगर मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं, फिर मुझे क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई करना है। a को a मैंने यहाँ पे लिखा 2x और c है दोस्तों मेरा क्या है माइनस 2z। देन प्लस a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, फिर से 2a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, d के साथ। देखो मैंने लिख दिया, ये तीनों टर्म हो गए हमारे। अब ये तीनों टर्म होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखो a वाला रोल खत्म हो गया, a का रोल खत्म हो गया। अब आपके पास रोल नंबर पे कौन आता है, b। अब b के आगे जो है उससे मल्टीप्लाई करो, b को c से, फिर b से आगे क्या है d है। तो देखो यहां पे अब मैं b वाले को मल्टीप्लाई करो, जगह तो है नहीं तो अब नीचे ही लिखना होगा। b वाला कौन सा है दोस्तों, देखो मैं 2 लिख रहा हूं, b वाला टर्म कौन सा है y, b को किससे मल्टीप्लाई करना है c से, तो 2z से कर रहा हूं, प्लस फिर से b वाला टर्म क्या लिख रहा हूं y और b को फिर से कौन से वाले टर्म से कर रहा हूं 3 के साथ। बहुत ही आराम से कर रहा हूं मैं, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूं कि यार इतना बड़ा कैलकुलेशन है कैसे होगा। अब दोस्तों a का रोल हो गया, b का हो गया, अब c का, c के आगे तो बस d एक ही है तो c को अब d से करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। c का वैल्यू क्या है दोस्तों, c का वैल्यू है माइनस 2z और d का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है। तो इस तरह से नेक्स्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन वाइज सिस्टमैटिक चीजों को रखना है। आप देखो यहाँ पे 9, अब अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा उसके पहले मुझे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इसका कर लेना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे 9 ऐसे ही रख रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर है, ये दोस्तों अब वाई स्क्वायर वाला टर्म रख रहा हूं मैं। देन इसके बाद मैं जेड स्क्वायर वाला टर्म रख रहा हूं। अब दोस्तों इसके बाद एक्स वाला टर्म रख रहा हूं 2x, फिर वाई वाला टर्म रख रहा हूं दोस्तों 2y एंड दोस्तों इसके बाद माइनस 4z वाला टर्म रख रहा हूं। अब देखो यहाँ पे 1 है और 4 है, अगर मैं सभी को प्लस करता हूं
तो यहाँ पे दोस्तों 1 4 1 5 और 6, तो यहाँ पे फाइनली मैंने इसका पूरे का कैलकुलेशन कर दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आसानी से बहुत आराम से ये वाला भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, तब आराम से जाओगे तो आपका आंसर आएगा। अब देखो मैं अंदर जा रहा हूं, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले 2 नहीं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले अंदर सॉल्व करूंगा। तो देखो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों y स्क्वायर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 4z स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4xy। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8xz। अब दोस्तों मैं अगर आगे सॉल्व करता हूं तो फिर से प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और साथ में x। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों 4yz। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों 6y। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो प्लस माइनस माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12z। तो यहां तक का पार्ट अपना हो गया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद एक बार मैं रीचेक कर ले रहा हूं कि मैंने सब सिस्टमैटिक लिखा है कि नहीं लिखा है। यस 4xy 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12x 4 yz परफेक्ट है। आपको भी ऐसे ही चेक करना है 6y 12z। यस, अगर आप इस तरह चीजों को अगर चेक करते जाओगे तो आपको कोई डिफिकल्टीज फेस नहीं करना होगा, अदरवाइज हो सकता है कि आपका कहीं पे कुछ रॉन्ग हो तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, मैं 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18x 18y और 36z। और दोस्तों 9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 54 आएगा इक्वल टू, अब देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8x, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8z स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8xy, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 16xz, यहाँ पे क्या हो जाएगा 24x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8yz, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 2 जा 12y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 12 2 जा 24z। एक बार चेक कर लो ये सब चीजें आपने परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, लगभग मैंने सभी चीजों को परफेक्ट लिख दिया है। अब यहां पे लास्ट स्टेप पे, अब देखो लास्ट स्टेप पे आप पहुंच गए। अगर यहां तक आपने चीजों को देखो कितनी लंबी लाइन आ गई है, अगर यहां तक अगर आपने चीजों को सही लिखा है तो आप लास्ट में भी चीजों को सही लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर है और यहाँ पे 8x स्क्वायर है। 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो दोस्तों कितना आंसर आएगा x स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 8y स्क्वायर है। अगर इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा प्लस y स्क्वायर। सेम यहाँ पे 9z स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 8 देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर था तो यहाँ पे 2y स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर। अच्छा हुआ देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये 9 है तो आपने यहाँ पे सही लिखा, ये 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है तो यहाँ पे दोस्तों 7y स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 9y स्क्वायर है, यहाँ पे 8z स्क्वायर है। अगर 9z स्क्वायर है और 8z स्क्वायर है तो दोस्तों यहाँ पे z स्क्वायर आएगा। अब ये होने के बाद जैसे ये देखो ये तीनों पार्ट आपने लिख दिया, ये तीनों पार्ट हो गया आपका। अब ये तीनों होने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको एक्स वाई जेड वाला पार्ट लेना चाहिए जहां पे एक्स दो वेरिएबल है। तो इसमें तो कोई नहीं है 2 वेरिएबल वाला। यहां पे अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों एक्स वाई है, तो मैं यहां पे अगर इसको यहां पे ले रहा हूं तो 8xy माइनस, फिर मैं अगर समझो एक्स वाई के बाद मैं वाई जेड को ले रहा हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 8yz, और फिर मैं इसको बाद में दोस्तों xz को ले रहा हूं तो यहाँ पे प्लस 16xz। तो ये मैंने सभी पार्ट को ले लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब मार्कर को थोड़ा सा चेंज करूं, यहाँ पे दोस्तों माइनस 18x है, वहां पे अगर मैं x का पार्ट देखूं तो प्लस 24x है, और अगर मैं 18 और 24 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर 42 होगा, तो 42x हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी दोस्तों सॉल्व हो गया। अब y वाला पार्ट देखते हैं, तो यहाँ 18y है, वहां पे 12y है। 18
अगर प्लस में वहां से 12 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा दोस्तों +6y। और z वाला पार्ट -36z है और दोस्तों वहां पे 24 है। देखो -36 है और 24 है, मतलब हम माइनस करेंगे क्योंकि वहां वाला पार्ट यहाँ आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा +12z, सॉरी -12z। यहाँ पे क्या आ जाएगा -12z, क्योंकि माइनस साइन ग्रेटर नंबर को है। तो ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब आपका कौन सा पार्ट बचता है दोस्तों, यहां से 54 है, वहां से 18 है, तो 54 है, 18 यहां आएगा, माइनस होगा तो +36 विच इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, क्या है हमारा दोस्तों, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर कोन, तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया। देखो स्टार्टिंग में हमने बस एक्सिस का डीआरएस लिया और बाद में हमने किसका डीआरएस लिया, जनरेटर का, और तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये कौन सा टाइप 1 का है। अब चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है हमारा व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज नॉट गिवन। तो ये टाइप का भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके जाना चाहिए, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम मैं फटाक से बना दे रहा हूं। यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन का एक डायग्राम, जल्दी से डायग्राम बना दे रहे हैं। देखो यहाँ पे एक डायग्राम है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपने एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो ये वाले क्वेश्चन को अगर आप एंड तक नहीं लेके गए तो भी कोई टेंशन नहीं है, पर जहां तक कैलकुलेशन परफेक्ट है वहां तक तो आपको करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो यहाँ पे अब हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो हमें देखना होगा। एक्सिस को थोड़ा नीचे तक ले लूं। अब यहाँ पे एंगल कौन सा है आपको पता है, अल्फा है। अब दोस्तों फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। विच पासेस थ्रू द, देखो ये कोन जो है, अब हमें यहाँ पे वर्टेक्स का वैल्यू नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग इससे वर्टेक्स का वैल्यू समझ जाएंगे। कोन हमारा पास हो रहा है तो रैंडमली ये वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कोन हमारा कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1,1,2 एंड हैज इट्स एक्सिस एट द लाइन, मतलब एक्सिस का हमें इक्वेशन दिया है 6x इक्वल टू -3y इक्वल टू 4z। देखो अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको समझ में आए कि इसके अंदर हमें अल्फा का वैल्यू नहीं दिया जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। तो यहां पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, हमें जो एक्सिस का जो भी हमें इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हम लिख रहे हैं 6x इक्वल टू -3y इक्वल टू 4z। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे देखो एक नंबर 6 है, एक 3 है और एक 4 है। ये तीनों नंबर को आपको चेक करना है कि ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, सबसे पहले किसके टेबल में आते हैं। तो अगर मैं देखूं कॉमन नंबर, मतलब कॉमनली जो टेबल में आना चाहिए, तो अगर मैं देखूं, मैं उल्टा बोल दिया कि ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, ये तीनों नंबर के टेबल में कौन सा ऐसा कॉमन नंबर आता है। तो अगर मैं 4 का टेबल लिखूं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 के टेबल में भी 12 आता है एंड 6 के टेबल में भी 12 आता है। तो तीनों में कॉमन नंबर कौन सा आता है, 12। तो ये आपको सिखाने के लिए मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि इस तरह से आपको कॉमन नंबर पता चल जाएगा, तो आप पूरे इक्वेशन से उस नंबर से आप डिवाइड कर दो, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। पर बहुत सारे बच्चों को एलसीएम नहीं समझा, इसलिए मैंने इस ट्रिक से बता दिया। अब देखो यहाँ पे 4z डिवाइड बाय 12, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा y/2 हो जाएगा। ये तो कोई माइनस साइन है, मैं नीचे ले रहा हूँ, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा z डिवाइड बाय 3। यहाँ मैं 2 कैसे लिख दिया, यहाँ पे 3 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है, 3 4 जा 4 3 जा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा इक्वेशन इस तरह से बन गया है दोस्तों। और अगर मैं अपने इक्वेशन में देखूं, एक और चीज मुझे दिख रहा है, इसके पहले वाले में मैंने बोला था यहाँ पे माइनस समथिंग कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी समथिंग कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। और आपको मैंने बोला था जो भी माइनस के बाद जो भी चीजें होगी वो यहाँ पे आपका वर्टेक्स रहेगा, मतलब 0,0,0। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आया तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सिस का डीआरएस पता चल गया, एक्सिस का डीआरएस ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस का डीआरएस दोस्तों 2, -4,3, ये हमारा एक्सिस का डीआरएस हो गया। अब एक्सिस का डीआरएस होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा के लिए आप क्या करो, जनरेटर का पहला इस तरह से बिना पॉइंट लिए आप डीआरएस निकाल दो। तो देखो मैं यहां पे निकाल रहा हूं डीआरएस ऑफ जनरेटर। अब जनरेटर का अगर मैं डीआरएस निकालूं यहां पे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 - 0 1, 1 - 0 1
एंड 2 माइनस 0 2। तो फाइनली ये डीआरएस का जनरेटर आ गया। कभी कभी हो सकता है वो डीआरएस का जनरेटर डायरेक्ट दे दे। अब दोस्तों देखो दो चीजें यहाँ पे आपको मिल गई है, जनरेटर ऑफ डीआरएस और ये आपको मिल गई है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, वही वाला फॉर्मूला कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला, और आपको पता है A1 A2। तो दोस्तों इसमें से A1 ये हो गया, ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, -4 इंटू 1 -4, देन इसके बाद 3 इंटू 2 6। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं जैसे C1 C2 ऐसे। और दोस्तों इसके बाद रूट के अंदर देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका पूरे का, देखो A1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का -4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 9। और दोस्तों वैसे ही सेम यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये कॉस अल्फा इक्वल टू ऊपर वाला पार्ट दोस्तों देखो ये 8 हो जाएगा, 6 और 2 8 और -4, तो मतलब ऊपर 4 आएगा। और दोस्तों नीचे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये √29 आएगा, और दोस्तों इसको अगर मैं करूं तो √6 आएगा। और फाइनली यहां से अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकालूं तो cos इनवर्स 4 √29 एंड √6। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब ये आपका अल्फा का वैल्यू आया। अब ये यहां तक का पार्ट आपका प्रीवियस पार्ट जो था वो अब टेंशन खत्म हो गया। प्रीवियस पार्ट जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आप सॉल्व करना स्टार्ट करो जैसे आप पिछला, क्योंकि आपने अल्फा आपके पिछले वाले पार्ट में नहीं था, आपने अल्फा ला दिया। अब आपने पीछे वाले पार्ट में क्या ऐसा किया था जिससे आपने सम सॉल्व किया था, तो आपको पता है पीछे वाले पार्ट में आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया था P x, y, z, सेम वैसे फिर से पॉइंट ले लो। अब ये सम अल्फा आपको मिल गया ना, पीछे की तरफ सॉल्व करना चालू कर दो। अब जैसे ही आपने पीछे के लिए लिया तो आपको एक्सिस का डीआरएस पता है, फिर से हम पीछे हमें लगता था डीआरएस ऑफ एक्सिस जो आपको ऑलरेडी आपने निकाला है तो वही लिख लो 2, -4, 3। एंड दोस्तों इसके बाद डीआरएस ऑफ जनरेटर। अब जनरेटर में कौन से वाले का डीआरएस में निकाल रहा हूं, समझो यहाँ पे O है, ओपी का मैं डीआरएस निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा? नहीं तो यहाँ पे आपके जनरेटर का डीआरएस से ये मत लेना, क्योंकि एक्स के टर्म में, क्योंकि हमें इक्वेशन चाहिए ना लास्ट में, तो एक्स के टर्म में चाहिए। तो डीआरएस ऑफ मैं ओपी जनरेटर का डीआरएस निकाल रहा हूं, यहाँ पे मैं चाहिए तो ओपी लिख दे रहा हूं। अगर मैं इसका डीआरएस निकालने जाऊं तो दोस्तों x -0 x, y -0 y और z -0 दोस्तों z, जैसे मैंने पीछे सम सॉल्व किया था। अब ये जैसे ही आपको मिल गया, आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपने पीछे कॉस अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया तो वैसे ही अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे कॉस अल्फा बीच इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे अल्फा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे A1 A2, तो देखो A1 क्या है, ये मेरा A1 हो गया, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, A1 कितना है दोस्तों 2 इंटू A1 A2 मतलब 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x प्लस -4 इंटू y, तो यहाँ पे क्या होगा -4 इंटू y, देन प्लस 3 इंटू z, तो यहाँ पे क्या होगा 3z अपॉन अंडर रूट ऑफ, यहां पे अंडर रूट ऑफ लेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, -4 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 16 एंड 3 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 9। एंड दोस्तों अगर जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जैसे मैंने किया वैसे ही। अब ये होने के बाद यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहां पे थोड़ा सा इसको नीचे लो, आपको अल्फा का वैल्यू पता है दोस्तों, देखो ये कॉस ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको अल्फा का वैल्यू पता है, देखो ये, तो अल्फा का वैल्यू जो भी है वो आप लिख दो कॉस अल्फा 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6, ये आपने पूरा का पूरा वैल्यू लिख दिया। ऊपर का पार्ट 2x -4y प्लस 3z और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे 29 वैसे ही आएगा और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो अब फिर से खेल चालू होता है कैलकुलेशन का। अगर कैलकुलेशन आपने परफेक्ट सॉल्व किया तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। जैसे स्पीयर में कैसे बहुत सारा टेंशन था, इसमें नहीं, दोनों का बस डीआरएस निकालो सम सॉल्व हो गया। और जब अगर आपको वहां पे एंगल नहीं दिया है, अल्फा नहीं दिया है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वो वहां पे हेल्प देंगे, उससे आप अल्फा निकालो, जैसे हमने अल्फा निकाला और फिर से वही आपको करना है। देन इसके बाद देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4 अपॉन
√29 √6 और यहाँ पे 2x -4y +3z और यहाँ पे दोस्तों √29 √x² +y² +z²। √29 कैंसिल हो गया। अब फाइनली ये वाला पार्ट इसके साथ चले जाएगा तो 4 √x² +y² +z² और दोस्तों ये 6 इसके साथ चले जाएगा तो 2x -4y +3z। अब हमें क्या करना है, रूट को गायब करना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे x² +y² +z² हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 2x -4y +3z का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको पहले आपको एक्सपांड करना होगा। जब आप इसे एक्सपांड करोगे तो अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, तो जैसे आपने वहां पे किया था वैसे ही करना है। पहले इसका स्क्वायर ले लो, फिर इसका स्क्वायर ले लो, फिर इसका स्क्वायर ले लो। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, सपोज a है, b है, c है, जैसे वहां पे d था तो आप पहले a को b से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2ab निकाल लो। देखो फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, a² + b² + c²। फिर आप क्या करो, a को c से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2ac। फिर a खत्म हो गया, अब b को c से कर दो तो फिर 2bc। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां 4 टर्म थे तो उस तरह से कर रहे थे, इस तरह से इसको पहले आप एक्सपांड कर लो। एक्सपांड करने के बाद दोस्तों हाँ यहाँ याद रखना b का वैल्यू -4y है, बाद में आप 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करो, फिर वही है x² वाला टर्म साथ में, बाद में xy वाला टर्म साथ में, एंड देन दोस्तों इसके बाद xyz वाला टर्म साथ में, लास्ट में कांस्टेंट। और इसका फाइनल आंसर मैंने इसके पहले आपको 4 a + b + c + d⁴ का बता दिया, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है। प्लीज इसे सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर मुझे आपको बताना है। अब चलते हैं, एक दो सम और मैं दे रहा हूं जिसमें थोड़ा बहुत क्रिटिकल कंडीशन होगा, जो सम मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, बाकी वो सम आप आराम से सॉल्व कर लोगे। पर वो वीडियो भी आगे का पार्ट अभी देखो, स्किप मत करो, क्योंकि वो वैसे सम भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसमें करना भी यही है, कुछ अलग नहीं करना है, तो बस थोड़ा बहुत उसमें मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फिर से वही आया और एक एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और सॉल्व आपको करना है। बाद में लिखा है कि वर्टेक्स क्या है उसका दोस्तों 0 0 10, तो मैंने लिख दिया, एंड हुज इंटरसेक्शन विथ XY प्लेन इज सर्कल ऑफ डायमीटर 10। मतलब बोल रहे कि उसका इंटरसेक्शन किसके साथ है दोस्तों, XY प्लेन के साथ। सपोज मैं इसे अगर x ले रहा हूं तो ये मेरा क्या हो गया y, XY प्लेन के साथ है और उसका डायमीटर कितना है दोस्तों 10। अगर डायमीटर 10 है उसका तो ये कितना आ जाएगा 5। अगर ये 5 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू कितना है दोस्तों 10। अब ये 5 और 10 हो गया, तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहां से अल्फा का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करना है। अगर मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले ये वैल्यू होना चाहिए मेरे पास। ये वाला वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो अल्फा निकालने का तरीका अलग है, बाकी जगह पे कैसे हम अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ना तो मुझे कोई पासिंग का पॉइंट भी दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कैसे हमें जनरेटर कौन से पॉइंट से पास हो रहा था दिया था, तो मैं अगर इसका डीआरएस निकाल के इसका डीआरएस निकाल के मैं अल्फा निकाल लेता, तो यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अल्फा इस केस में कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हुआ, सपोज मैं इसे नेमिंग दे दे रहा हूं ओ, इसे ए और इसे बी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB² = AO² + OB²। तो यहाँ पे AB कितना है दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है, और AO कितना है दोस्तों, AO 10 है, और OB कितना है दोस्तों 5 का स्क्वायर है। देन AB² विच इज इक्वल टू, ये 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। देन AB विच इज इक्वल टू 125 और AB², देन AB इक्वल टू 125, तो इससे हम क्या लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 5, और 25 बाहर क्या आएगा 5 और √5 ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली हमें AB का जो वैल्यू मिला कितना मिला 5√5। अब 5√5 मिला, तो यहाँ पे जैसा हम नॉर्मल फिजिक्स के अंदर जो हम कॉन्सेप्ट यूज करके एंगल्स फाइंड आउट करते हैं वो करेंगे। हमने एक छोटी क्लास में पढ़ा होगा 10th क्लास में, यहाँ पे क्या आएगा कॉस का क्या आएगा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट अल्फा का एडजेसेंट कौन सा साइड है दोस्तों, AO है, तो इसका वैल्यू कितना है 10। हाइपोटेनियस कितना आया दोस्तों 5√5 आया, तो ये 5 हटा दो, हाँ। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 2√5। तो फाइनली अगर मैं अल्फा निकालू तो क्या है दोस्तों कॉस इनवर्स 2√5। अब यहाँ से मुझे अल्फा का वैल्यू मिल गया। अब अल्फा का वैल्यू मिल गया तो मेरा काम हो गया, मुझे क्या चाहिए डीआरएस चाहिए। तो अब दोस्तों मुझे बताओ, अगर ये एक्स और वाई प्लेन है तो ये कौन सा जेड प्लेन है,
और अगर ये जेड प्लेन है दोस्तों, तो जेड प्लेन में आप हमेशा याद रखना डीआरएस जो आएगा, अगर आप जेड प्लेन का लिख रहे हो तो एक्स वाई का क्या आएगा दोस्तों 0 0 और जेड का क्या आएगा 1। तो ये इसका डीआरएस है। तो आपको एक्सिस का डीआरएस भी मिल गया। एक्सिस का डीआरएस क्या है 0 0 1। वही अगर समझो ये एक्स जेड प्लेन होता, समझो एक्स जेड प्लेन होता, तो फिर कौन सा वाला आता, वाई वाला बचा है, तो क्या आता 0 वाई। देखो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तीसरा वाला जेड है, तो वाई की जगह पे 1 आ जाता। तो अभी ये जेड है तो 0 0 1 है, तो ये इसका डीआरएस अपने को मिल गया। डीआरएस मतलब ये A1 B1 C1 हो गया। आपको यहां से डीआरएस निकालना है। अब जैसे आप प्रोसीजर फॉलो करते थे, P एक पॉइंट लेते थे, X लेते थे, Y लेते थे, Z, X माइनस 0 मिल गया, मतलब X मिल गया आपको डीआरएस, Y माइनस 0 Y मिल गया, Z माइनस 10, तो आपका यहाँ पे डीआरएस मिल गया। अब आप अपना इक्वेशन कॉस थीटा वाला लिखो, पुट करो और आराम से सॉल्व कर दो। अगर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो प्लीज मुझे बताएं कि सर मेरा आंसर आया कि नहीं आया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से आपके बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जो मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, आप सॉल्व करके आप पीछे की सम की तरह सॉल्व कर लोगे। अब इससे ज्यादा आपको सिलेंडर में कोई कोन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अब सिलेंडर पढ़ाने वाला हूँ। तो अब चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, स्टार्ट करेंगे सिलेंडर का, तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। तो इस वीडियो को फटाफट देख डालो। अब देखो स्पीयर में इतने सारे लेक्चर्स थे, पर इसके बाद कौन देखोगे, सिंपल सा लेक्चर है। वैसे सिलेंडर में भी हम सिंपल सा ही लेक्चर देखने वाले हैं, तो कौन और सिलेंडर अच्छे से करके जाओ। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।